नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 12 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जो कि बिहार में आयोजित होने वाले आपकी सभी पदों की परीक्षाओं में यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। अगर आप पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं तो पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद इसका निर्धारण कीजिएगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी है या नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो पहले नहीं बल्कि पिछले प्रश्न से, जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश यानी कि नवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया। तो ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। हालांकि इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो आपको 7वां प्रैक्टिस पेपर आपको कल मिला है 11 फरवरी 2024 को। आई होप कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। और क्या स्कोर रहता है आप लोगों का, प्रैक्टिस सेट कैसा रहता है, आप लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कुल इसमें 130 प्लस टेस्ट है, जिसमें 40 आपका फुल लेंथ है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। आगामी जो भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, खास करके 70वीं बीपीएससी ट्री, वो दोनों कोर्स हालांकि अलग अलग है। अपने कोर्स में जाके टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए तो जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी का स्तर क्या है। अच्छा, आपको बता दूं कि वार्षिकांक जो पीडीएफ जारी हुआ था जनवरी से दिसंबर 2023 का, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का हमने संग्रह किया है, अर्थात यहाँ पर जो 2023 में करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई है वो सारा का सारा पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसका जो कीमत है ये हमने एक मिनिमम सब कीमत रखा है 50 रुपये। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे आप परचेज करके ले सकते हैं, अन्यथा आप बीपीएससी मेकर ऐप से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो कोर्स है उसमें ये आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है भारत का, या फिर पहला राज्य बनेगा भारत का, ऐसा अभी समझौता हुआ है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि अपना विकल्प नंबर ए नहीं बल्कि विकल्प नंबर बी, यानी कि अपना बिहार। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में जो 5 प्रमुख शहर है, जो बिहार के 5 प्रमुख शहरों की बात करें जो एक्चुअली इससे संबंधित है, इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पे हमने लिखा है, इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। तो इन 5 शहरों में जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाएगा या फिर किया जाएगा। और इसके लिए पुलिस मुख्यालय के एडीजी, जो कि यातायात पुलिस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके जो एडीजी है सुधांशु कुमार, जो कि बिहार की यहाँ पर बात हो रही, और जो समझौता हुआ ये फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रोहित बालूचा के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ या फिर साइन हुआ है। और इस तरह से बिहार, आपको ध्यान रखना, यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो अभी हाल ही में यह समझौता हो चुकी है। इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि कुछ चीजें और भी इसी से संबंधित है जिसका जिक्र इसमें किया गया है। ऐसा जरूरत बिहार को क्यों आन पड़ा, क्यों ऐसा लगा कि इस तरह का सर्वे कराया जाए। दरअसल कुछ बातें हमने पहले भी आपको बताया था कि रोड एक्सीडेंट में जो रोजाना जो मौतें होती है उसमें बिहार बहुत ज्यादा आगे है। आइए इसको यहाँ पर 2 पॉइंट में हम समझते हैं। दरअसल एक बात इसमें जो कही गई कि बिहार में 2 पहिया वाहनों की जो संख्या है ये राष्ट्रीय औसत 73 से 10% ज्यादा 83% है। ये बात यहाँ पर हो रही है पूरे भारत की। तो राष्ट्रीय औसत जो है यह है 73% दोपहिया वाहनों की, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक है यहाँ पर दोपहिया वाहन। तो 83% या फिर 83% दोपहिया वाहन यहाँ पर बिहार में है। ये चीज यहाँ पर समझिएगा। दुर्घटना की बात करें तो इसको लेकर भी, मतलब दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का भी एक खुलासा किया गया था कि बड़ी दुर्घटना के मामले में प्रति 100 सड़क हादसों में पूरे देश में मिजोरम के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। हालांकि इसको लेकर एक जानकारी हमने कुछ समय पहले भी दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। चेन बना के सारी चीजों को आप याद रखेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। और प्रश्न जो हमने बताया आपको कि बिहार राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद
निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं? देखिए, इसको लेकर तमाम जानकारी आपको दिया हुआ है, लेकिन हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने प्रश्न आपसे पूछा है, नए वित्त मंत्री बिहार के अभी हाल में बने हैं सम्राट चौधरी। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ और विभागों के बंटवारा के बाद आपको ध्यान रखना, वित्त विभाग सहित कुल 9 विभागों की जो जिम्मेदारी है वो सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। देखिए, 3 फरवरी को भले ही कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन उससे पहले ही बिहार में जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, वे शपथ ग्रहण कर चुके थे और इनके अतिरिक्त सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो कि 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, आपको ये जो चार्ट है नया मंत्रिमंडल का जो हमने तैयार किया है आपके लिए, वो देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार कैबिनेट का जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ या फिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, ये 3 फरवरी 2024 को हुआ। इसमें नीतीश कुमार के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य वो सभी विभाग जिसमें कोई मंत्री नहीं है। अर्थात करने का सेंस यहाँ पर यह है कि वो सभी विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुआ है, वो सभी, इन सब के अतिरिक्त वो नीतीश कुमार के अंतर्गत है। सम्राट चौधरी को जो विभाग मिला है, वाणिज्यिक कर विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास आवास विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। अर्थात इन सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो है सम्राट चौधरी। इसके अतिरिक्त विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री ये भी बनाए गए हैं। इनके अंतर्गत पथ निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, खान और भूतत्व विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। यहाँ पर आप विजय कुमार सिन्हा को देख रहे हैं। इनके अतिरिक्त जो और विभाग हैं जो आवंटन हुआ, उनमें आपको ध्यान रखना है विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, प्रेम कुमार, संतोष सुमन और निर्दलिया सुमित कुमार, इन सभी को विभागों का बंटवारा हुआ। यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम डाल देंगे, आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य में 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए, यहाँ पर देखिए भवन के होगा, भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है, अर्थात कौन सा मिलान इसमें औसत्य है, इसकी हमें पहचान करना है। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, पहला विकल्प हमें दिया है परमंडल, यहाँ पर दिया है परमंडल 38। एक्चुअली बिहार में जो परमंडलों की संख्या वो 38 नहीं है और आपको ध्यान रखना है, हमसे गलत ही पूछा गया था, कौन सा गलत है, तो यही गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए कुछ विकल्प और है उसे देख लेते हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड है 534 और नवीनतम डेटा के आधार पर ग्राम पंचायत है 8471। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में हमने बात किया है नए पंचायत सरकार भवन, ना कि पंचायत भवन, तो ये चीज पर आपको भी ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो 8471। इसमें से 2165 ग्राम पंचायतों में ये नया पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे परमंडल की, बिहार में जो 9 परमंडल हैं ये कौन कौन से हैं, यह है पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। इसका ट्रिक हमने आपको बताया था, पूसा को मुंभा दंपति, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। इस तरह से आप ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। चलिए, आइए अब यहाँ पर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई बैठक में कुल 14 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। इन 14 प्रस्ताव में से एग्जाम पर्पज से यानी कि परीक्षा उपयोगी जो हमें लगा, 2 पॉइंट यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है कि राज्य में 2165 यानी कि 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। जो अगला है कि राज्य सरकार ने बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है और इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें, हालांकि कल वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा आपके साथ किया था, तो ये दोनों पॉइंट जो अभी बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, जो मंजूरी दिया गया, वहीं से ही निकलकर सामने आई है।
अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे बिहार के बारे में, तो बिहार को एक नज़र में हम देख लेते हैं, जो हालांकि वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो 38वां जिला है, जो नया जिला है, वो कौन सा है? तो वो है अरवल। अच्छा, नया जिला एक और बनाने की जो बातें चल रही थी 2022-23 में, वो जिला कौन सा होगा? तो हमने बताया था जो कि पटना में एक स्थान है, एक क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र, जिसे कि बिहार का 29वां नहीं बल्कि 39वां जिला बनाए जाने को लेकर चर्चाएं कुछ समय पहले चली थी। हालांकि जो नवीनतम जो नया जिला है वो है अरवल। बिहार में प्रमंडल की संख्या 101 है, प्रखंड है 534 और ग्राम पंचायत है 8471। तो ये सभी नवीनतम डेटा के आधार पर है, सभी को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6 से 7 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में हमने अलग से यहाँ इस प्रश्न से आगे अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, प्रश्न में ही हमने वो सारी चीजें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ठीक है, आज कुछ समय का अभाव था, इस वजह से हमने प्रश्न में वो तमाम चीजें डालने का प्रयास किया है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं यानी कि इसका 17वां संस्करण है स्टाफ वार्ता 6 से 7 फरवरी 2024 को कहां पर? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। देखिए, यहाँ पर 3-4 चीजें छुपी हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में 6 से 7 फरवरी 2024 को। चलिए, अगला प्रश्न है कि किनके द्वारा नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया, जो कि 10 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। वो तमाम चीजें हमने इसी में सम्मिलित किया है। देखिए, अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी हाल ही में ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया, जो कि यहाँ पर ये 10 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित होना है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है ओवरऑल, और महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, और एक बात ये ध्यान रखेंगे, आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में कहाँ किया जा रहा है? ये एक्चुअली प्रश्न है। नई दिल्ली में तो हो रहा है, लेकिन नई दिल्ली में वो कौन सा प्लेस है जहां पर विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजन है 2024 वाला 10 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा प्रगति मैदान, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए इस तस्वीर को नाम दिया गया आइस बेड। आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा आइस बेड क्या है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में वो डाल दिया है। तो बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए किस ब्रिटिश को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सरीखानी, जिन्हें अभी हाल ही में ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटिश फोटोग्राफर है, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय भालू का उन्होंने एक तस्वीर लिया था जो कि एक बर्फ के टुकड़े पर वो सो रहा था, और इसे नाम दिया गया आइस बेड। चलिए अगला 8वां प्रश्न है, कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है मरणोपरांत? देखिए, प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न पत्र में कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग को। तो अगर विश्व की बात करें तो ये हो जाएगा अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन, और आगे हमसे यहाँ पर लिखा गया प्रश्न में कि भारत रत्न से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारत रत्न की बात हुई है तो रिसेंटली जो घोषणाएं हुई है आपको अगले प्रश्न में मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? देखिए, पहले तो जो घोषणा हुई कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने की घोषणा हुई, और उसके कुछ दिन पश्चात लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई।
एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखें, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के कार्यकाल में बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था और जो अभी इन्हें भारत रत्न दिया गया, ये 49वां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया है। पर 50वें की जो घोषणा हुई वो आप ध्यान रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें ये सम्मानित किया जाएगा। अभी रिसेंटली इन सब के अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी। अच्छा, एक किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर, अगर आपने एक वीडियो में बताया था कि एक साल में तीन ही शख्स को, तीन ही महान हस्ती को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है राष्ट्र सेवा के लिए, तो सर इस बार तो 5 की घोषणा हो गई, तो ये 5 कैसे दिया जाएगा? देखिए, पिछले साल और पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि पिछली बार जो दिया गया था वो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था और अभी जो वर्ष है यह है 2024। तो जो नियम है कि नियम के अनुसार एक वर्ष में 3 ही को, मतलब 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है। तो पिछला जो छूटा हुआ साल है वो यहाँ पर इसमें मेकअप किया जाएगा। तो इस प्रकार की घोषणा हुई, यही आपको यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट आप कभी चेंज नहीं करेंगे। आपको ये बता दूं, मैंने जो बताया है कि एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भले ही इस बार 5 घोषणा हुई, लेकिन वो पिछले का मतलब दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। चलिए, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि सर वीडियो में आवाज़ बहुत गूंजती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में सच में आवाज़ गूंजती है क्या, और इसका अगर कोई समाधान होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि रूम में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं की है। आई थिंक आवाज़ नहीं गूंजना चाहिए। अगर कोई दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है तो एक बार बताइएगा, इसका हम समाधान और अच्छे तरीके से खोजेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि 19 फरवरी 2024 को असम में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या जारी किया गया है? देखिए, 2024 जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कह सकते हैं 19 फरवरी से असम में आयोजित होगा, इसको लेकर अभी हाल ही में जो शुभंकर जारी हुआ, इसका नाम दिया गया है अष्टलक्ष्मी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो ब्रिटेन बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर था पैरी द बुल। और इसके अतिरिक्त जो विकल्प नंबर डी में आप यहाँ पर देख रहे हैं मौगा, आपको हमने बताया कि 37वां राष्ट्रीय खेल, कौन सा? 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित हुआ, और इसका शुभंकर जारी किया गया था क्या? ये था मोगा। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 8 पदक अपने नाम किया था और 8 पदक के साथ पदक तालिका में बिहार 30वें स्थान पर रहा था। ये चीजें यहाँ पर समझिएगा और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल और 36वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था, वहां पर बिहार ने केवल 2 पदक अपने नाम किया था। और 2 पदकों की बात करें तो सिक्किम से जस्ट वो ऊपर थे, सबसे अंतिम स्थान पर पदक तालिका में सिक्किम थे और सेकेंड स्थान पर थे, मतलब लास्ट से, बिहार। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि राष्ट्रीय खेल में जो सबसे अधिक पदक अपने नाम किया वो गुजरात ने, बल्कि महाराष्ट्र ने अपने नाम किया था 37वां राष्ट्रीय खेलों में। और जो भी टीम राष्ट्रीय खेलों में अधिक पदक अपने नाम करती है उसे राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो 2023 में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है 37वां, ये महाराष्ट्र ने ये भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो ये तमाम बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 फरवरी 2024 को कहा 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 फरवरी 2024 को ये 4 दिवसीय सांस्कृतिक जो उत्सव है इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव। तो नई दिल्ली में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 फरवरी 2024 को बाबा आमटे की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि वे निम्नलिखित में से क्या थे? बाबा आमटे को लेकर कई चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पर जाकर। फिलहाल आपको बता दूं, ये एक महान समाज सेवी थे और इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कई प्रकार के योगदान दिए थे और अभी हाल ही में इनकी 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 9 फरवरी 2024 को। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर हासिल किया है या फिर जीता है? तो मेजबान बांग्लादेश को ही हराकर भारत ने यह खिताब को अपने नाम किया। इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, कुछ इसमें लफड़ा भी हो गया था थोड़ा सा, वो चलिए मैं आपको बता दूं।
अर्थात यहाँ पर सैफ जो लिखा गया है इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो देखिए इसमें बात करें इसका जो फाइनल मुकाबला है ये बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ, ये फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह हुई कि दोनों टीमों ने समान गोल किया और पदक तालिका में मतलब दोनों का स्कोर बराबर रह गया। उसके बाद जो पेनल्टी जो शूट आउट होता है उसके माध्यम से मतलब फिर से मतलब किया गया कि इसके जरिए परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो सुपर ओवर कराया जाता है, उसी तरह फुटबॉल में भी पेनल्टी का सिस्टम है, पेनल्टी शूट आउट के जरिए होता है। तो वो भी कह सकते हैं कि उसका भी जो था परिणाम वो बराबर का ही रहा। तो उसके बाद रेफरी ने ये डिसाइड किया, कई बार ये बराबर रहा, तो फाइनली रेफरी ने ये डिसाइड किया कि टॉस के माध्यम से जो सिक्का से टॉस करते हैं तो उसके माध्यम से विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा होता है खेलों में, ऐसा नियम है कि जब परिणाम ना निकले तो टॉस लास्ट उपाय होता है कि उसके माध्यम से परिणाम का आप मतलब परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब टॉस किया गया दोनों टीमों से पूछा गया, सहमति ली गई, दोनों टीमों ने हाँ भरी कि हाँ ठीक है टॉस के माध्यम से अब जो हो जाएगा, क्योंकि टाइम अधिक हो रही थी। तो टॉस हुआ और टॉस में भारत मतलब ये जो अंडर 19 महिला फुटबॉल जो टीम है वो इस खिताब को अपने नाम कर लिया, यानी कि टॉस जीत ली। तो उसके बाद बांग्लादेश नाराज होगी, जबकि बांग्लादेश ने हाँ भरी थी कि टॉस होना चाहिए। उसके बाद जब टॉस भारत जीत गया तो बांग्लादेश का जो टीम है वो नाराज हो गया और मैदान में कई प्रकार की मतलब ऐसी घटनाएं हुई, उस तरह का नहीं होना चाहिए, कुछ अफरा तफरी भी यहाँ मची। तो फिलहाल ये चीज़ बहुत ज़्यादा खबरों में भी आई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए ये बांग्लादेश में ढाका में आयोजित हुआ था और सैफ प्रतियोगिता का जो अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है 2024 का, ये बांग्लादेश को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो अतः इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राजस्व सेवा के किस अधिकारी को 7 फरवरी 2024 को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा नरेश नहीं बल्कि नरेंद्र कुमार यादव, अर्थात विकल्प नंबर बी। ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और अभी हाल ही में 7 फरवरी 2024 को फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, अतः विकल्प नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया। बताएं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इस तरह की चीजें भी आपको उलझा सकता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। अच्छा, अगर किसी को मालूम नहीं होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पर जरूर इस प्रश्न को गलत कर देंगे। कई कई लोग होते हैं 2 से 4% जिन्हें कि इस तरह की चीजें बिल्कुल याद नहीं रहती है या फिर कई बार इसे पढ़े ही नहीं होते हैं। जैसे कि खेल को ही लेकर अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो क्रिकेट के प्रश्न को वो छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए वहां से कोई प्रश्न बन गया क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये कॉमन सा सवाल है, बच्चा बच्चा जानता है, तो वहां पर आप गलत कर देंगे। ठीक है, जानकारी आपको हर क्षेत्र की रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि 12 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का कौन सा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसका था 11वां संस्करण, जो कि 12 से 14 फरवरी 2024 तक ही आयोजित हुआ संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में। अच्छा, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट हम दे रहे हैं आपको, टारगेट लाइक का दे रहे हैं 700 लाइक का। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ये प्रश्न है कि किनके द्वारा या फिर किसके द्वारा 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन अभी हाल ही में किनके द्वारा किया गया? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इस संस्था के द्वारा या फिर इस एजेंसी के द्वारा 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? तो 10 फरवरी 2024 को, अथवा विकल्प नंबर बी यहां पर करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां प्रश्न है कि किस ओलंपिक विजेता को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है? साथ ही स्विट्जरलैंड पर्यटन विभाग ने जंग फ्राउ जोग शहर में, जो कि एक शहर है जंग फ्राउ जोग, यहाँ पर मशहूर आइस पैलेस में उनकी एक स्मारक पट्टिका लगाकर उन्हें सम्मानित भी किया है। वे शख्स कौन है जिन्हें अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है? ओलंपिक पदक विजेता है और इनका नाम है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के हैं, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है।
सभी प्रश्नों में एक बार पुनः आपको बता दूं कि प्रश्न में हमने वो चीजें ऐड कर दी है जहां से एक्सप्लेनेशन में हम चीजें आपको देते थे। भले ही ये थोड़ी कम है लेकिन वो जरूरी चीजें हमने प्रश्न में ही डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हाल ही में 5 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किनके द्वारा ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे लॉन्च किया गया। तो ये अभी हाल में 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला 20वां प्रश्न है कि इस मशहूर संगीतकार को कला में उनके योगदान के लिए हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश है, तो और है जापान। जो कि आपको ध्यान रखना है, चीन का जो बढ़ता हुआ खतरा है इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में यह त्रिपक्षीय अभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किगाली में आयोजित की गई है। किगाली जो शहर है ये आपको ध्यान रखना रवांडा की राजधानी है। यहीं पर भारत और रवांडा के बीच जो एक्चुअली पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच, तो भारत और रवांडा के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो राजधानी शहर है रवांडा का किगाली यहीं पर आयोजित किया गया। ये इसका पहला संस्करण था। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है किस जिले में यह निर्मित होगा या किस जिले में इसका निर्माण होगा, कहां पर होगा, जो भूमि के जो आवंटन को मंजूरी दिया गया अभी वो कहां पर इसका निर्माण होगा, तमाम चीजें हमने आपको बताया है। और आपको बता दूं जाते जाते कि यहाँ पर आपको हमने जो जानकारी दिया था टेस्ट सीरीज को लेकर सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें जो ऑफर चल रही है आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BPSC 70। ये प्रोमो कोड अप्लाई करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें ऑफर का लाभ आपको मिल जाएगा। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, सेक्शनल टेस्ट है, बिहार जीके है और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज की जो कुल संख्या है वो 130 प्लस है। 90 प्लस आपका सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है 40, जो कि कुल 130 प्लस टेस्ट यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे, जो कि घर बैठे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं। चाहते थे वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।